So hello students, good evening. Good evening, sir. Good evening. Okay, चलो let's start. Okay, 5 बजे बायो वालों को लेक्चर्स है तो जल्दी से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ओके, टाइम ना वेस्ट करते हुए. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियल एनर्जी. देखो पोटेंशियल एनर्जी का आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट वे से हम जाएंगे. अभी तक जो पोटेंशियल एनर्जी सीखी थी वही होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे पे जाना होगा हमें. राइट, लेट्स स्टार्ट. सो पोटेंशियल एनर्जी है क्या पहले. सो बिफोर स्टार्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी, ओके, लास्ट लेक्चर में किसी ने थोड़े डाउट पूछे थे कि कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है. राइट, तो वैसे ही टॉपिक में था तो मैंने डाल दिया है वो भी टॉपिक. कंजर्वेटिव फोर्स डिटेल में नहीं गए थे कि जो फोर्स कंजर्वेशन लॉ का फॉलो कर रहा है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. तो कौन सा फोर्स और किस हिसाब से हमें पता चलेगा कि वो कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो कर रहा है. समझ में आ रहा है सभी को? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है वो कैसे पता चलेगा. वैसे तो कंजर्वेटिव एनर्जी को सभी फोर्स फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर. फर्स्ट थिंग्स, ऐसा फोर्स जिसके अंदर जो वर्क डन है, यदि उस फोर्स की वजह से कुछ वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन उस पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज वो खाली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड है. उस टाइप के फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे. लाइक कोई बता सकता है कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल? मैं यदि एग्जांपल दूं, समझ लो मुझे ए ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जाना है. अब यहां से यहां ले जा रहा है, यहां से यहां ले जाओ. तो आपको पता अभी तक आपके अंदर एक चीज थी, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लेकिन इस केस के लिए यदि वर्क का फॉर्मूला डाल रहे हो तो फोर्स जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्पेशली फॉर टू टाइप्स के, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. बहुत ही डिटेल में हम जा रहे हैं. ओके, ट्राई करना थोड़ा सा समझने का, थोड़ा डिटेल्स के अंदर जा रहे हैं बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, लेकिन अच्छा टॉपिक था तो वैसे ऐड कर दिया मैंने. तो फोर्स यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए. अभी तक हम ऐसे वो कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बोल रहे थे, वर्ड कि भाई ये फोर्स कंजर्वेटिव है, जैसे हम फोर्स बोल रहे थे, लेकिन वो फोर्स कंजर्वेटिव होना जरूरी है. अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हम सीखेंगे, तो पहले ये कंजर्वेटिव फोर्स सीख लेते. तो समझ लो आपको यहाँ जाना है. काफी सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते होंगे, लाइक एग्जाम्पल 4, ये कार है, इसमें बहुत सारे रास्ते हैं. एक मिनट, मैं खाली सिंगल रास्ता बता रहा हूं. यहाँ ये ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी, एक रास्ता ऐसे जा रहा था स्ट्रेट, एक रास्ता ऐसे जा रहा था, एक रास्ता ऐसे जा रहा है. क्या कोई कार को, समझ लो ये कोई टॉय कार है, उसको अब मूव करते करते उसके ऊपर फोर्स लगाते लगाते अलग अलग जगह से बी पे जा रहा है. आपको वर्क का फॉर्मूला यदि आप डाल रहे हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ लो ये दोनों ए और बीच के बीच का डिस्टेंस यहाँ 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ 7 है. तो आप कौन सी वैल्यू डालते हो बच्चों? यहाँ 5. अब समझ लो इसके ऊपर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और ये 5 डिस्प्लेसमेंट. अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो, क्या इस ऑब्जेक्ट को इस जगह से ले जाने के लिए क्या मुझे 550 जूल का ही वर्क करना पड़ेगा? ऐसा लग रहा है? प्रैक्टिकली सोच के देखो कि ऐसा हो सकता है कि भी यहाँ से इस जगह से जाऊं तो भी 50 जूल, इस जगह से जाऊं तो भी 50 जूल. ऐसा यदि होता है तो हम गूगल मैप में शॉर्टकट तरीके, शॉर्टकट रास्ते क्यों ढूंढते? यदि ऐसा होता कि हमारी एनर्जी जस्ट बिकॉज ऑफ जो कार चल रही है पेट्रोल से चल रही है, पेट्रोल की डीजल से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो वन टाइप ऑफ वर्क ही है ना, तो वो एनर्जी यदि शॉर्ट डिस्टेंस से जाओ तो भी इतना होती, दूर जाओ तो भी इतना होती, तो क्या हम गूगल मैप के जरिए शॉर्टकट तरीका क्यों ढूंढते? ये क्वेश्चन होना चाहिए सभी को. क्या आपको प्रैक्टिकली लग रहा है कि हर एक रास्ते से 50 जूल ही लगता है, एनर्जी हमारी 50 जूल ही चलती है, वर्क इतना ही नो होता है? सर, लगता है आपको? अलग अलग लग से.
कॉमन लॉजिक है ना ये, प्रैक्टिकल यदि हम सोचे तो ये अलग अलग ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट में लग रहा है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना बेटा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि उस केस के लिए हम ये फॉर्मूला नहीं डाल सकते। ये फॉर्मूला खाली इसी फोर्स के रिगार्डिंग हम डाल सकते हैं जो फोर्स एक्चुअली कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फॉर्मूला नहीं डाल सकते। कंसेप्ट क्लियर हुआ है आपका? यानी कि आप अलग अलग रास्ते पे ले जा रहे हो। अभी हम पहले कंजर्वेटिव की बात कर रहे हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है कि इंडिपेंडेंस ऑफ द पाथ, पाथ के ऊपर से इंडिपेंडेंट है, यहां से यहां जाएगा। लाइक एग्जांपल फॉर मैं प्रैक्टिकली सोचू ना, तो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, उसको यहाँ से यहाँ ले जाने में, यहाँ से यहाँ ले जाने में, यहाँ से यहाँ ले जाने में, ये रास्ता नहीं है, हवा में ले जाना है, हाइट एज पे ले जाना है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कॉमन लॉजिक है, यहाँ रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं, यहाँ शॉर्टकट यानी कि हाइट के ऊपर डिपेंड है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? आपको स्ट्रेट ले जाना है तो थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ऐसे घुमा फिरा के ले जाना तो फोर्स थोड़ा चेंज होता है, लेकिन फाइनली वर्क तो इतना इक्वली होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जो फोर्स हम लगा रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, वो एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स है, और वो कंजर्वेटिव फोर्स रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो खाली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। बोलो क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है? इट डिपेंड्स द इनिशियल पॉइंट, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, वैसे मैंने नोट्स के अंदर डाल दिया रिटन नोट्स के अंदर, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पॉइंट। अभी थोड़े डाउट हो गए मुझे पता है, दो फोर्स क्लियर हो जाए बाद में यदि डाउट निकले तो बताना। ओके मुझे पता है अभी तो क्लियर हो, माइंड में हो गई डाउट आपके, पहले क्लियर करा दो मुझे पॉइंट सारे। फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लाइक एग्जांपल फॉर कौन कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है? तो ग्रेविटेशनल, अभी आप बोलोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स एनर्जी बोलते, इलास्टिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते, बाद में 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स, यार सेंट्रल फोर्स भी बोल सकते हो उसको, तो ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, लाइक ये कैसे, ऐसा क्यों हुआ। ऑब्जेक्ट यहाँ गया तो यहाँ से वापस यहाँ आया, बताओ चलो कितना वर्क होगा? 0, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वर्क डन बाय द फोर्स अराउंड द क्लोज पाथ इज 0 जस्ट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब लोग सर ऐसा कैसा हुआ, ऐसा कैसा हुआ कि वर्क कुछ किया ही नहीं, इतना तो हमने काम किया फिर भी आप बोल रहे हो वर्क नहीं किया, कैसे? देखो यहाँ से ए से बी पे ले जाने के लिए वर्क कितना चाहिए, चलो कोई बता सकता है मुझे? यदि डिस्प्लेसमेंट डी ही ले ले, d/2 FD, एफ डी, लेकिन माइनस नहीं आएगा। माइनस केम सर माइनस બીજી વારમાં નહીં આવે माइनस केम, હવે समझो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? अपने हवा में ले जाने के, हाइट पे ले जाने के लिए किसके अगेंस्ट में फोर्स करेगा? ग्रेविटेशनल ने तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन तो नीचे है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ? ऊपर। दोनों के बीच की अब फॉर्मूला याद करो तो एफ डी कॉस थीटा आता था, 180 cos 180 माइनस आ गया, बोलो हाँ कि ना? नेगेटिव वर्क यार, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सिखा दिया मैंने आगे के लेक्चरों में, क्यों ऐसा हो रहा है? तो यानी कि आपने जो फोर्स किया वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए माइनस एफ डी। अब ऊपर से नीचे आएगा, अब ऊपर से नीचे फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो सेकंड वर्क कितना हुआ? वर्क 1 और वर्क 2, एफ इंटू डी। लगा दो टोटल फॉर्मूला, एडिशन कर दो, माइनस एफ डी प्लस एफ डी, आ गया 0। आ गया, हमने ये प्रैक्टिकली आपको समझाया बाय यूजिंग द एक्चुअल ग्रेविटेशनल लॉ। समझ में आ रहा है अब क्या हुआ? समझ में आ रहा है अब क्या हुआ कि फोर्स यहाँ नीचे जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहा, यहाँ फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, मैंने दोनों बता दिया आपको। चलो, तो इस केस के लिए, क्लोज पाथ के लिए, यहाँ जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। कोई डाउट है किसी को? ना सर। पक्का? हाँ। अब
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि सिमिलरली उल्टा समझ लो पूरा कि क्लोज पाथ में वो जीरो नहीं होगा। क्यों? समझ लो एग्जांपल 4, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, वर्क कितना होगा ए से बी पे जाने के लिए? बोलो, डी डिस्टेंस से समझ लो तो वर्क कितना हुआ? फोर्स इनटू यदि डिस्प्लेसमेंट डी है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ एफ माइनस होगा, हाँ कि ना? तो क्यों? क्योंकि यहाँ जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है, हाँ कि ना? हाँ। अब उल्टा, अब हमें यहाँ 1 जाने के लिए 1, रिटर्न आने के लिए 2, वर्क 2 यूज किया। अब बोलो चलो, रिटर्न आ रहा है तो फोर्स, सॉरी फॉर्मूला क्या होगा? माइनस सिमिलरली माइनस एफ इंटू डी, क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है बी से है, लेकिन फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स तो क्या लगता है? ऑलवेज ऑपोजिट इन मोशन, ऑलवेज ऑपोजिट इन नेचर। अब दोनों में माइनस माइनस, तो टोटल वर्क क्या जीरो हुआ? नहीं हुआ ना, टोटल वर्क जीरो हुआ, माइनस 2 FD होगा। हाँ। टोटल वर्क इज इक्वल टू 2 FD। मीन्स व्हाट? यहाँ ऑब्जेक्ट ए से गया था, वापिस ए पे ही पहुंचा, फिर भी टोटल वर्क जीरो नहीं हुआ है। दिस इज द एक्चुअल फीलिंग ऑफ वर्क एंड एनर्जी। यदि ये फील हो गया तो बाद में आपको, आप ऐसा समझ लो, आप एक वन टाइप ऑफ द साइंटिफिक लेवल पे, साइंटिस्ट जो लेवल से सोच रहे होते हैं उस लेवल पे सोचना स्टार्ट कर दिया आपने, साइंस के एक्चुअल स्टूडेंट बन गया। समझ में आ रहा है ना? अभी तक आपके माइंड में यही फॉर्मूला था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसके अलावा आपको नया कुछ नहीं सूझ रहा था। अब यहाँ कौन सा फोर्स है अभी वो आप मानने, यदि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, वो फोर्स की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के हिसाब से आप फोर्स का एफ डी लगाओगे, माइनस एफ डी लगाओगे। क्योंकि अभी तक आप 9th स्टैंडर्ड के अंदर थे तो आपके माइंड के अंदर ये फॉर्मूला था, अब आपके माइंड के अंदर ये फॉर्मूला है। ये बहुत कुछ कही जाता है cos थीटा, ये कहता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच का, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल के हिसाब से वर्क की एक्चुअल वैल्यू मिलती, नहीं कि एफ इंटू डी करके। मैग्नीट्यूड इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, हाँ वर्क स्केलर क्वांटिटी है, माना हमने स्केलर क्वांटिटी है, बट इट्स वैल्यू, इट्स साइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वर्क 100% स्केलर क्वांटिटी ही है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी के बावजूद भी यहाँ हमें माइनस या प्लस साइन बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है कि वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम जब भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो इस चीज को ध्यान में रख के सोल्व करना, ऐसे डायरेक्टली मत कर देना। चलो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हमने लिया, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या क्या लिख सकते हो? तो इट डिपेंड्स ऑन द path, it depends on a path, it not depends on the final and initial position। एंड जो टोटल वर्क डन, क्लोज्ड पाथ का टोटल वर्क डन होता है, जीरो होता जीरो नहीं होता है ना बेटा, जीरो कहाँ हुआ? माइनस एफ डी हुआ, जीरो होता नहीं है। कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? हेलो, हाँ सर। चलो तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम किसी ने पूछा था, वैसे मैंने बता तो दिया लेकिन वो फेल नहीं आया होगा उसको भी, ओके, मजा नहीं आया होगा कि कंजर्वेटिव क्या है और नॉट कंजर्वेटिव। ओके, तो अभी मैं एसएल और चेक कर रहा था जिसके अंदर था ये टॉपिक, तो बाद में ऐड कर दिया मैंने लेक्चर्स में। चलो, सो पोटेंशियल एनर्जी है क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी पोजेस्ड बाय इट्स पोजीशंस, एक्स वाई जेड आपने सीखा होगा, सुना होगा। ओके, एग्जांपल उसके देख लो आप पोटेंशियल एनर्जी के। कोई भी स्प्रिंग को आप प्रेस कर रहे हो, स्प्रिंग को क्या कर रहे हो? प्रेस कर रहे हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी पोजेस हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा, यदि ऐसे ओवरहेंग टैंक के अंदर जो पानी भरा हुआ है उस पानी के अंदर भी कुछ एनर्जी है, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कोई भी बॉडी है, भले वो स्टेडी है लेकिन उसके पास फिर भी कुछ एनर्जी है, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट है पोटेंशियल एनर्जी में? इजी टॉपिक है, ऑलरेडी आ गया इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, एक चीज खास ध्यान रखो, पोटेंशियल एनर्जी है ना, वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिंगल पोटेंशियल एनर्जी डजंट एग्जिस्ट, सिंगल पोटेंशियल एनर्जी डजंट एग्जिस्ट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्प्रिंग हुआ, अब स्प्रिंग के अंदर बात कर रहे हो, जैसे यहाँ क्या हुआ? चेंज हुआ ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हुई। अब जब तक आपने खींचा ही नहीं था, क्या उसके अंदर एनर्जी थी? ना।
सिमिलरली यहाँ पानी जो है उसमें हाइट का चेंजेस हुआ, पानी जो ग्राउंड से लेके ऊपर तक गया चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, इसलिए उसके अंदर कुछ एनर्जी पजेस हुई। ग्राउंड के ऊपर होती तो क्या होता, माना कि हम ग्राउंड को 0 लेते हैं लेकिन फिर भी वो 0 से हाइट एच पे गई, कुछ तो चेंजेस हुआ ना। ओके, इसी हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। तो एक खास ध्यान रखना, वैसे कोई इतना एमपी टॉपिक नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। चलो इजी टॉपिक है, 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आ गया, इसलिए मैं आपको लिख के नहीं डायरेक्टली बता दूंगा ऐसे ही कि कोई ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से हाइट एज पे ले जाने के लिए कितना फोर्स करना पड़ता है और कितनी एनर्जी यूज होती है, कितना वर्क करना पड़ता है। अब ये जो वर्क है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाएगा। ऑब्जेक्ट ए है, बॉडी का मास m है, उसको वर्टिकली अपवर्ड हम h हाइट पे b पे पहुंच जाते हैं, तो जो वर्क करना है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना होगा, F इंटू एस। हाँ कि ना, फोर्स का फॉर्मूला, अब उसके ऊपर फोर्स mg लगेगा और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम h लगा दे तो फाइनली फॉर्मूला mgh। कोई डाउट है, बहुत इजी है। चलो नाउ, तो दिस वर्क गेट स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हमने वर्क किया, कौन सा वर्क, इस ऑब्जेक्ट को m को, वीडियो बंद रखो किसी, ऑब्जेक्ट m को a से b पे ले जाने के लिए जो वर्क किया mg वो किसके अंदर स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा। ओके, वो किसके अंदर स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला वो आपको मिला mgh। क्लियर है, वर्क कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, वर्क का फॉर्मूला था mgh, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh मिला। ओके, यदि वो ग्राउंड पर्टिकुलर ऐसा होता ऑब्जेक्ट, यहाँ h1 हाइट होता और h2 हाइट पे ले जाते हम, तो फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाता। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो, डिस्प्लेसमेंट h mg इंटू h। डिस्प्लेसमेंट अब कितना होगा बच्चों, बोलो बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट d कितना हुआ, h2 माइनस h। ओके, तो ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि mgh ही आएगा, ऐसा भी रूल्स हो सकता है, यानी कि फॉर्मूला आ सकता है। बोलो कोई डाउट है किसी को, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, डिपेंड कर रहा है ऊपर ले जा रहे हो नीचे ले जाओ, कंप्रेस कर रहे हो रिलीज कर रहे हो। ओके, समझ में आ रहा है ना, कंप्रेस कर रहे हो, स्क्रैच कर रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो नीचे ले जा रहे हो, इसके ऊपर डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वो नेगेटिव ही आएगी, ऐसा नहीं है, डिपेंड कर रहा है पोजीशंस के ऊपर। ओके, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, समझ लो। ये जो फोर्स है, अभी तो हमने डायरेक्टली बता दे कि इसको यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए, तो कांस्टेंट फोर्स mg लगाया हमने, कांस्टेंट फोर्स mg लगा उसके ऊपर। लेकिन समझ लो उसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए मैंने अलग अलग पाथ का रास्ता चेंज किया, अलग अलग पाथ का रास्ता, यानी अलग अलग रास्ता, अलग पाथ चेंज किया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव एनर्जी है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से लग रही एनर्जी है, तो वो पाथ के ऊपर तो डिपेंड करेगी नहीं, वो तो करेगी किसके ऊपर, y1 यानी कि पहले जो उसकी हाइट थी वो, और y2। अभी मैंने y1 y2 बुल से ले लिया था, ओके, जिस नोट्स में से लिखा इसमें से, इसकी वजह से, लेकिन आप h2 माइनस h1 कर सकते हो। तो जो वर्क करना पड़ेगा, समझ लो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए वर्क, यहाँ से यहाँ ले जाने का अलग अलग रास्ता है, तो अलग अलग वर्क करना पड़ेगा आपको। ओके, अलग अलग रास्ता, अलग अलग। ओके, ऐसे छोटा छोटा वर्क करना पड़ेगा। तो छोटा वर्क जो फोर्स लगाया हमने वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट समझ लो हम dy ले लेते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम dy समझ लो, लाइक एग्जांपल 4, यहाँ से यहाँ पहुंचने में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा, dy जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब वर्क dw, टोटल वर्क कितना होगा dw, लिमिट कहाँ से लेके, y1 पोजीशन से लेके y2 पोजीशन, y2 dw यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने जो वेरिएबल फोर्स की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था वही मेथड है, बाकी कुछ नया नहीं है। y1 माइनस y2, f फॉर्मूला क्या है, mg। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, क्यों, डिस्प्लेसमेंट और वर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसीलिए, है ना, ध्यान रखो। वैसे आप आगे के टॉपिक में भी यहाँ माइनस लगा सकते हो, वैसे माइनस लगा सकते हो, माइनस ही आएगा,
अभी यहाँ हमने डायरेक्शन की बात नहीं की थी इसलिए मैंने नहीं लगाया था, अदरवाइज आप माइनस लगा सकते हो। चलो, सो माइनस एम जी इंटू डी इंटू वाई, एम जी कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, लिमिट है y1 से y2, इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा बच्चों, y, हाँ कि ना, कुछ भी नहीं है ना, dy यानी कि कुछ भी नहीं है, 1 है, dy तो होता ही है, तो 1 है, कुछ भी नहीं तो 1, तो 1 का इंटीग्रेशन y होता है माइनस एम जी, एक बार हमने y2 लगाया और एक बार माइनस y1 लगाया। यदि यहाँ h2 होता तो h2 माइनस h1 लगता। बोलो कोई डाउट है? ये जो वर्क हुआ वो किसके अंदर स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ध्यान रखना। ये जो हमने वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू माइनस 5। अब काफी बार जनरली स्टूडेंट ये जो वर्क किया वो माइनस में आया, हाँ कि ना, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मिला, तो यहाँ हम माइनस एम जी y2 माइनस y1 लगा दे और इसको हम बोले कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेल्टा यू, तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा माइनस एम जी y2 माइनस y1। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला, u इज इक्वल्स टू एम जी, एक मिनट, यहाँ ऑलरेडी माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ यहाँ क्वेश्चन के अंदर ही माइनस आएगा, क्लियर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस वर्क डन होगा, तो जिसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू एम जी y2 माइनस एम जी y1, चाहे तो h2 माइनस h1 भी लगा सकते हो। तो सेम फॉर्मूला आगे जो हमने डिराइव किया था ना ये वाला, माइनस एम जी h2 माइनस h1। यदि y1, हाँ बोलो, माइनस क्यों लिखा? ये तो फॉर्मूला में आया माइनस, और ये जनरली क्या हो, वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में से कन्वर्ट होगी। जनरली कोई भी चीज को हम ऊपर लाते तो उसका हमने क्या किया, अगेंस्ट द पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट है। समझ में आया, समझ में आया, ये माइनस वर्क है, जैसे वो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव वर्क थी ना, और ये क्या आएगा, माइनस वर्क है, नेगेटिव वर्क है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो वर्क डन हो रहा है वो बाय द ऑब्जेक्ट हो रहा है। यहाँ जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसके अंदर स्टोर हो रही है, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही है, तो इसलिए बाय द ऑब्जेक्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ माइनस की साइन आएगी। क्लियर ब्रिजेश? ओके, तो ये आपका जनरल फॉर्मूला था। नाउ अब मैंने बहुत सारे अलग अलग मेथड से सिखा है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप चाहो तो कोई भी मेथड से ये सम सॉल्व कर सकते हो। सर हाँ बोलो, ઉપરના બે પોઈન્ટ રિપીટ કરજો ને ખાલી એકવાર कया कया बोलो, ઉપરના બે છે ને સ્ટાર્ટિંગ ના W વાળા ઈ અરે પણ કયા, એમ ઘણા બધી સ્લાઇડ છે બેટા, એટલા માટે લાસ્ટ સ્લાઇડ છે ને એના ઉપરના બે આ હા वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका और वर्क डन का रिलेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं बताया था मैंने, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी स्टोर इन द वर्क डन, सॉरी वर्क डन इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली यहाँ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट था ना वहां, उसकी जगह यहाँ क्या है, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ माइनस वर्क डन हुआ, तो जो माइनस वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का थ्योरम लिखो ना तो आपको क्या होगा, डायरेक्टली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन होगा, ध्यान रखो। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो चेंज इन पोटेंशियल ऐसा आएगा। वैसे तो एक्चुअली ये माइनस यहाँ आना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अब क्लियर हुआ? अब पता चला ना, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव वर्क डन था, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है इसलिए नेगेटिव वर्क डन। हेलो सर ના સર क्लियर ने? चलो, ના સર સ્ટોર થાય તો નેગેટિવ કેમ કેમ સ્ટોર થયો એટલે?
આપણે વર્ક કરેલું છે ને એની ઉપર બેટા, ઓબ્જેક્ટની ઉપર આપણે વર્ક કર્યું અને એના લીધે એની અંદર એનર્જી સ્ટોર થઈ. હવે તું જેવું રિલીઝ કરીશ એટલે એ એનર્જી શું થઈ જશે, પોઝિટિવમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. કાઇનેટિક એનર્જી એટલે શું થાય કે આપણે એની ઉપર વર્ક કર્યું અને એનર્જી, કાઇનેટિક એનર્જીમાં શું થશે, એનર્જી કામ થાય. જ્યારે પોટેન્શિયલ એનર્જી શું થશે, જો જેમ જેમ તું ઉપર લેતો જઈશ એટલું એનર્જી એનામાં સ્ટોર થતી ગઈ અને એ જે એનર્જી નેગેટિવ ક્યાંથી ગઈ, તો અહીંયા એનર્જી આપણે 0 લીધી તો અહીંયા માઇનસ લીધી, -5. હવે એ પાછું અહીંયા -5 થી 0 થશે એટલે શું થશે પાછું, એ હમણાં તમને લો ઓફ કન્ઝર્વેશન એનર્જી સમજાવું ત્યારે ક્લિયર થઈ જશે. અત્યારે સ્કીપ કરજો. ચલો ઓકે સર તમે એનર્જી કીધી ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ ના રેસ્પેક્ટમાં કીધી ને? હા, અચ્છા, એ આ હમણાં હું તમને સમજાવીશ, ક્લિયર થઈ જશે કોન્સેપ્ટ. ઓકે, આ જે કન્ઝર્વેશન ઓફ टॉपिक છે ને એના ઉપર જ છે. ચલો, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? पहली चीज तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, यानी कि कोई भी बॉडी के अंदर टोटल एनर्जी है, जैसे आपको पता होगा ना, तो कोई भी अभी यहाँ मैकेनिकल एनर्जी इसलिए लिखा है क्योंकि हम दूसरी एनर्जी को यहाँ निग्लेक्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ खाली हम मैकेनिकल एनर्जी यानी कि इंटरनल एनर्जी यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी दोनों के ही बात करेगी, दूसरी कोई भी एनर्जी उसके ऊपर नहीं लग रही है. फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी टाइप का दूसरा फोर्स भी नहीं लग रहा है और दूसरी एनर्जी भी नहीं है. क्लियर है? तो मैकेनिकल एनर्जी में आपके माइंड में दो ही होनी चाहिए, एक तो काइनेटिक और एक तो पोटेंशियल. दो ही एनर्जी के अंदर एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होता है. यानी कि एक सिस्टम है उसके अंदर जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है. कोई भी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट होती है. जैसे एग्जांपल फॉर ऑब्जेक्ट है, उसको हम एक्स डिस्प्लेसमेंट करा रहा हो, उसके ऊपर फोर्स लगा के, जो फोर्स है कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स एफ लगा के एक्स जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा एफ इंटू एक्स होगा. हाँ कि ना? वर्क एनर्जी थ्योरम प्रमाणे. अरे हाँ कि ना बोलो यार. हाँ, वर्क हाँ, सर. एनर्जी थ्योरम इज इक्वल्स टू क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क का फॉर्मूला था एफ इंटू डी एक्स. ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला. सिमिलरली यदि फोर्स लग रहा है और वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, यदि जो फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव है और वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एक मिनट हो. तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का जो हम फॉर्मूला डालेंगे वो माइनस डालेंगे. क्या डालेंगे यहाँ हम, एक मिनट हो, एक मिनट माइनस, एक टॉपिक बाकी रह गयो, सॉरी. हाँ, आ स्लाइड खाली रही गई ने. हाँ हाँ, ओके ओके, સોરી, એકચ્યુઅલી એક ટોપિક બાકી રહી ગયો હતો આની પછીનો. ઓકે, એટલા માટે હું તો ડાયરેક્ટલી કેમ આવી ગયું આ વસ્તુ. चलो, तो पहले हमने जो काइनेट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या था, mgh या तो mgh2 माइनस h1 था कि नहीं? हाँ. अभी आगे जो टॉपिक में डिराइव किया था फॉर्मूला mgh था ना. अब समझ लो, हाँ. ओके, अब समझ लो कि ये जो ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले गए, इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले गए हैं, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. अब जैसे उसको हम रिलीज करेंगे, जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे एच हाइट से, तो वो v वेलोसिटी से समझ लो इस ऑब्जेक्ट यानी कि जमीन के ऊपर गिरता है v जितनी वेलोसिटी से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम डिराइव करते हैं. पहले वेलोसिटी निकालते हैं, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. फॉर्मूला है ना उसका, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh. हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m की वैल्यू तो m है, v स्क्वायर यानी कि 2gh था, 2 कट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली आपको? इससे पता क्या चला, जो ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले गए थे जिसके पास कुछ अंदर एनर्जी स्टोर हुई थी mgh, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने उसको ड्रॉप किया और जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई वो भी उतनी ही है. इसका ये मीनिंग है कि जो हमने वर्क किया उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो सेम टू सेम बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कि भी टोटल एनर्जी ऑफ द एनी सिस्टम्स इज कंजर्व्ड
पहले जितनी थी उतनी ही यहाँ रही। क्लियर है? पहले कितना था हमने डिराइव किया फॉर्मूला mgh पोटेंशियल एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी वही मिला mgh, हाँ कि ना? तो ओके, तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी थी आपके अंदर जो स्टोर हुई, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से पहले mgh डिराइव हुआ। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी जो हुई वो भी mgh हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि चेंज इन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज नहीं, खाली पोटेंशियल, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये कौन सा हम डेरिवेशन कर रहे थे, कौन सा टॉपिक का डेरिवेशन कर रहे थे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर रहे थे, हाँ कि ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से हमें क्या पता चला कि एनर्जी क्या हुई, यहाँ कंजर्व हुई, एनर्जी कंजर्व हुई ना। एनर्जी कंजर्व हुई तो जो फोर्स लग रहा था वो कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमने डिराइव किया, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, खाली फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल वही एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। ओके, ये एक्चुअली टॉपिक रह गया था। ओके, स्लाइड में भूल गया था, डायरेक्टली स्किप हो गई थी इसलिए। चलो क्लियर। तो अभी जो मैं थोड़ा सा रिकॉलिंग करा देता हूँ आपको, मिक्स ना हो जाए टॉपिक। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी के बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। ओके, अब डेरिवेशन देख लो, थोड़ा सा फिर से रिकॉलिंग करा देता हूँ। पहला जो डेरिवेशन आपका होगा वो mgh वाला होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ की जगह mg और डिस्प्लेसमेंट h, mgh आंसर। ओके, दूसरा डेरिवेशन होगा वो क्या होगा? mgh2 माइनस h1, h1 से यदि h2 पे जा रहा है तो। तीसरा डेरिवेशन होगा वेरिएबल फोर्स का। आप चाहो कोई भी डेरिवेशन, यदि आपको ऐसा खाली पूछे ना कि एक्सप्रेशन द पोटेंशियल एनर्जी बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप चाहो वो कोई भी कर सकते हो। मैंने आपको 3 मेथड अलग अलग समझा दी। अब ये मेथड है, उसमें क्या था? वर्क, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, mg y1 से यदि y2 पे जा रहा है तो y2 माइनस y1। ओके, दूसरा ये यहाँ समझा है कि जो वर्क हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है वो कितना होगा? mg y2 माइनस y1। और लास्ट जो थी, एक मिनट, लास्ट जो हमने डेरिवेशन किया वो ये कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला था mgh, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू gh करके, क्योंकि वैल्यू जीरो ली तो v की वैल्यू मिल गई। और वो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी v का फॉर्मूला यदि काइनेटिक फॉर्मूला में v डाल दा तो वो पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिली। उससे ये पता चला जो एनर्जी हो कंजर्व हुई, और एनर्जी कंजर्व हुई, कौन सा फोर्स लग रहा था उसके ऊपर? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर हुआ? हेलो, सर। पक्का ना? चलो ओके, अब ये एक्चुअली आपका हमारा टॉपिक, ये नया टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी, जो एक्चुअली हमने जल्दी जल्दी में स्टार्ट कर दिया था। कि मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कोई भी सिस्टम की होती है वो कांस्टेंट होती है। कहना ये चाहते हैं कि टोटल एनर्जी यदि हम ई ले तो एनर्जी के अंदर कौन काइनेटिक आएगी और पोटेंशियल आएगी। हमने, आपको पता होगा, तो हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया था यू, क्या आया था याद करो? एफ इंटू डी एक्स। एफ की यू पोटेंशियल एनर्जी में माइनस लगाना हो, इनकेस में आगे के टॉपिक में भूल गए हो तो भी आपको माइंड में लगा देना है। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? माइनस एफ इंटू डी एक्स। ओके, काइनेटिक एनर्जी है ये, डेल्टा के क्यों लग जाता है? काइनेटिक एनर्जी है के एफ इंटू डी एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एफ इंटू डी एक्स। इससे हमें ये पता चला कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है के इज इक्वल टू माइनस यू, हाँ कि ना? आप यहाँ चाहो तो वैसे यहाँ डेल्टा के है ना, तो डेल्टा ही लिखता हूँ। ओके सॉरी, क्योंकि यहाँ डी एक्स लिया है ना डिस्प्लेसमेंट, इसलिए। तो चेंज इन काइनेटिक एफ इंटू डी एक्स, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी डिराइव किया माइनस एफ इंटू डी एक्स। तो इससे पता क्या चला? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन क्या आएगा? खाली आगे माइनस आएगा, माइनस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ?
इसका मीनिंग क्या हुआ? बहुत डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी, ये सारे टॉपिक आपको ऐसा थोड़ा अच्छा अभी लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे उसके जो बेस पे क्लियर करते जाएंगे बाद में आपको सारे टॉपिक एक रीजनेबल टॉपिक लगेंगे। ओके, चलो एक काम करो, फटाफट से रिज्वाइन कर दो लेक्चर्स को जल्दी से, सारे स्टूडेंट्स लेक्चर को हाँ रिज्वाइन कर सर। दो। अभी आपको पता चला होगा कि ये ऐसा क्यों होता है माइनस और प्लस का रिलेशन।